बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए। थैंक यू। अच्छा, ज़बरदस्त कपड़ों से मैं बता भी दूँ ना व्यूअर्स को, देखने वालों के ये कपड़े हैं किसके। सो ये कपड़े हैं जनाब रियलिटी फैशन के। और अगर आप भी कोई, बेसिकली ये जो मेरा ड्रेस है ये जंप सूट है। सो अगर आप जंप सूट, वेस्टर्न या ईस्टर्न ड्रेसेस जो हैं उनकी वैरायटी हासिल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप रियलिटी फैशन के डिफरेंट आउटलेट्स को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रियलिटी फैशन के नाम से इनका पेज भी विजिट कर सकते हैं। खैर, हरमीत का रुख करते हैं। हरमीत का रुख करते हैं। हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। आते ही रोमा ने अपनी ड्रेस की तारीफ, वैसे अच्छा है लेकिन बाहर ना आप है ना, डेंगू बड़ा ज्यादा हो गया भैया। अच्छा, बुखार ज्यादा हो जाएगा, फिर ख्याल रखिए। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल में आज चल के पहले सबसे रनडाउन देख लिया जाए और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारी डेली डोज होगी। तो रनडाउन क्या है आज का? सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद हम बात करेंगे सियासी गर्मी जो कि बलूचिस्तान में जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं, ये कामयाब हो पाएगी या नहीं, मामलात किस नहज पर पहुँच चुके हैं, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर फेशियल जल्द के लिए किस हद तक नुकसानदेह है या नुकसानदेह है भी या नहीं, और इसके क्या फ़ायदे हैं, कितना फ्रीक्वेंट हमें फेशियल करवाना चाहिए, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद हम रुख करेंगे चित्राल का, जहां पर ग्लाइडिंग और टूरिज़म के इश्तराक से कौमी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस हवाले से भी हम शो में डिस्कशन करेंगे। फिर डेंगू में बहुत ज़्यादा इजाफा हम देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो बहुत से केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं, और इसी हवाले से एक्सपो सेंटर को फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला भी किया गया है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, पंजाब की हुकूमती इक़दाम क्या हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में हम आपके साथ स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की शेयर करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को लाहौर के बाद अब नारोवाल में भी कोरोना वैक्सीनेशन जो है उसका इंदराज हुआ और वो खुद को उन्होंने वैक्सीनेट करवा लिया। आई डोंट नो हाउ। हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि तीसरा भी हो गया, मतलब उनका एक टामिया वाली एक जगह है, वहाँ पे भी उनका नाम मतलब जो है वो इंदराज हो गया। तो वो जाली था, लेकिन ये है कि वो खबरें ये आ रही हैं कि 3 जगह पे उनका वैक्सीनेशन का इंदराज हुआ है। बट एनीवेज बिल्कुल हम इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, और आज असातिज़ा का, अगर आप इजाज़त दो यहाँ पे टोक लूँ। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को आज जो है हैप्पी बर्थडे कहना चाहिए। आज उनकी सालगिरह है। मैं देख रहा था ICC ने अपनी वेबसाइट पे इमरान खान का नाम लिख के उनको हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, और उस पर बेशुमार लोगों ने जाके वो किया हुआ है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए, मेरे ख्याल में 1952 उनका साल है पैदाइश का, तो उस लिहाज से 69 बरस के हो गए आज वो। तो ICC ने तो कहा हैप्पी बर्थडे टू आवर हैंडसम प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं ना लोग उनको। ठीक है, अब चलते हैं डेली डोज की। बिल्कुल, डेली डोज में सबसे पहले जनाब आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि असातिज़ा के जो राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर उनकी जो अपनी एजुकेशन है उसकी फिर अपग्रेडेशन, ताकि वो बेहतर अंदाज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको तालीम प्रोवाइड कर सकें, फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, और जब वो मुख्तलिफ फील्ड्स में चले जाते हैं एजुकेशन से रेलिवेंट ही, तो उसमें वो अपनी अपग्रेडेशन किस तरह से कर सकते हैं, उनकी प्रमोशन किस तरह से हो सकती है। इन तमाम तर मामलात के हवाले से असातिज़ा का आलमी दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और बेसिकली ये 1994 से सेलिब्रेट किया जाता है। और असातिज़ा किसी भी, मेरे ख्याल में, इंडिविजुअल की ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। हम सब के कोई ना कोई आइडियल्स होते हैं, और हमारे आइडियल्स बनना स्टार्ट होते हैं फ्रॉम आवर स्कूल के, मतलब कोई भी हमारे जो टीचर होते हैं उनको आइडलाइज कर लेते हैं कि टीचर जो है फलां ऐसी ड्रेसिंग करती है, इस अंदाज में बोलती है, तो अक्सर बच्चे उनको कॉपी करना भी शुरू कर देते हैं। सो असातिज़ा का बहुत ज़्यादा रोल है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ग्रूमिंग में। मैं बताता हूँ एक कि मुझे याद है कि शुएब हाशमी साहब, अब बहुत से लोग नई जनरेशन के उनको जानते नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न की कॉमेडी शोज़ की बुनियाद रखने वाले शुएब हाशमी थे। और पहले शुरू में जो होते थे ना, अभी भी आपको कहीं कहीं फेसबुक यूट्यूब पे उनके क्लिप्स नज़र आ जाएंगे शुएब हाशमी के। बड़े हैंडसम आदमी थे, तो अपने गले में ना इस तरह ऐनक पहना करते थे। अच्छा। तो उस ज़माने में हम कॉलेज में उनको देखते थे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते भी थे, तो हम कहते थे कि हम भी जब बड़े होंगे ना तो इस तरह से डाला करेंगे।
मेरी इंस्पिरेशन है शोएब हाशमी। अच्छा, तो यानी मैंने कि तो आज मतलब अभी आप भी इस तरह से ऐनक पहनते हैं तो आपकी इंस्पिरेशन वो है, वो याद करके पहनते हैं, या वैसे ही अब आपका नहीं, अब तो खैर ज़रूरत है ना, हाँ। मतलब ये, लेकिन ये है कि पहली इंस्पिरेशन वो थी कि वो इस तरह से डाली जानी चाहिए। मैंने उनको पूछा कि मतलब ये आप इस तरह से क्यों पहनते हैं, वो कहने लगे कि अगर मैं छोड़ूं इस तरह से तो मेरे पैरों के नीचे आ जाती है, टूट जाती है। तो मैंने भी ये देखा, बाकी ऐसा होता है कि आप नाक से फिसल जाए या कुछ हो जाए तो गुम जाए या कि रह जाए, तो ये सेफ भी हो जाता है इस तरह से नजर। अच्छा, आपने जिस तरह से ग्लासेस की बात की, स्टिल रिमेंबर, मैं स्कूल की तो ज़माने की बात नहीं करूंगी, बट बैक इन 2014-15 जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में थी, तो मेरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे जो हमारे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की टीचर्स थी वो बहुत लंबी लंबी हील्स पहनती थी और वो पहनकर पूरा लाइक जो कॉलेज था बड़े आराम से घूमती फिरती थी। तो मेरी भी एक वो इंस्पिरेशन बन गई कि जब मैं भी प्रोफेशनल लाइफ में आऊँगी ना, मैंने ऐसी ही ड्रेसिंग करनी है और ऐसी ही हील्स पहननी है। सो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम सब आइडलाइज कर लेते हैं अपने टीचर्स को और इस तरह हम सोचते हैं कि जब हम इस लेवल पर आएंगे तो हम भी ऐसे करेंगे। बट हरमीत से पूछते हैं ना कि हरमीत, हमने अपने वाकयात और बिल्कुल असातिज़ा का भी जिक्र कर लिया, आपकी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है रोमा। उस्ताद का एक बहुत बड़ा मर्तबा है हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में एक इंसान को अंधेरों की दुनिया से निकाल कर उजाले की दुनिया में लेके जाता है, इल्म की रोशनी से रोशनास कराता है। लेकिन हाँ, टीचर की आपने बात की तो मेरे जो फेवरेट टीचर थे शराफत साहब, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अभी भी जवान ही है और बहुत अच्छी डिजिग्नेशन पे है इस वक्त। तो वो जब आते थे उनका बात करने का स्टाइल, फिर वो जितने साफ सुथरे लिबास में वो आते थे, ज़्यादा जाहिर बात है कि मुख्तलिफ कुछ टीचर का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, तो मुझे उनको देख के ना मुझे भी ये लगता था कि भैया अगर मैं टीचर बना तो मैं इन्हीं के स्टाइल को ही फॉलो करूंगा। लेक्चर देने का जो ढंग था बड़ा कमाल का था उनका था। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप छोटे होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं या कॉलेज में, तो कई सारे टीचर जो है वो आपके आइडियल बन जाते हैं। और ऐसे हमारे कई टीचर ऐसे थे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उन्हीं की बदौलत आज अगर हम किसी जगह में बैठे हैं तो उन्हीं की बदौलत और उनकी जो काविश और मेहनत थी हमारे साथ, और किसी न किसी तरीके से माँ बाप के बाद आपकी पर्सनालिटी को बनाने वाला जो है, आपकी शख्सियत में निखार पैदा करने वाला जो है, वो एक टीचर का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आज के दिन अगर आप किसी से इंस्पायर्ड है, किसी टीचर ने आपको बहुत मुतासर किया है, तो आप उसको मैसेज ज़रूर भेजें, और अगर हो सके तो बाकी जैसे हम ये देख रहे हैं फूल ज़रूर उसके लिए लेके जाएं, उसको ट्रिब्यूट पेश करें। अगर वो ज़िंदा नहीं है और हमारी तरह जो असातिज़ा थे हमारे, वो अब ज़्यादातर फौत हो चुके हैं, उनमें बहुत कम लोग जिंदा हैं, तो उनके लिए दुआ मगफरत की करें, उनको याद ज़रूर करें। आज का दिन है याद करने का, और उन्होंने जो आपको गोल्डन वर्ड्स कुछ बताए होंगे उनको याद करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब, ये तो हमने इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर ली, आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी हमारे पास ये है कि हमने कल रात को देखा, तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे का करीबन वक्त था, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज बिल्कुल डाउन हो गई, लिंक्स बिल्कुल डाउन हो गए। अच्छा, मैं कुछ लोगों को मैसेजेस भेज रही थी तो मैंने कहा शायद मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया। मैं काफ़ी देर तक कभी फ़ोन ऑफ करी कभी ऑन करी कि क्या मसला क्या है, बट फिर मैंने थोड़ी देर बाद ट्विटर देखा तो वहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग में व्हाट्सएप और फेसबुक थे कि जी लिंक डाउन हुआ है। बट इस हवाले से ऑब्वियसली बहुत से सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप की जानिब से कोई एग्जैक्ट रीजंस नहीं बताई गई कि ये मसला क्यों आया, और तकरीबन 7 घंटे तक ये सर्विसेज जो थी वो मुअत्तल रही, जिससे कंपनी को 12 खरब से भी ज़ायद का नुकसान पहुंचा और ओवरऑल दुनिया की जो मईशत थी उसको $160 मिलियन का नुकसान पहुंचा। जी, मतलब मैं भी इसी तरह से था, बैठा हुआ था। व्हाट्सएप मैंने अपने कोई दोस्तों को किया, और जब व्हाट्सएप किया तो वो आपको पता ना कि वो 2 लाइन्स आ जाती हैं, वो एक लाइन पे अटक गया। मैंने बड़ा परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया, कोई ज़रूरी बातें थी मतलब करनी। इसी तरह से हमारे दफ्तर के साथ हमारा ताल्लुक होता है व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेजेस आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, रन डाउन आना होता है। वो मैं देख रहा था अभी रन डाउन, इसमें कोई तब्दीलियाँ आएंगी या कुछ होगा, वो क्लिक नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ, मैंने वो टीवी लगा के देखा तो पता चला कि जी वो अच्छा, मैं तो एक मैसेज तैयार करके बैठी हुई थी। नॉर्मली ये होता है मेरे पास कोई भी मीम्स आए या कोई भी फनी मैसेज आए तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है हरमीत को जरा तंग किया जाए। हरमीत को एक मैसेज करना था तो वो हो ही नहीं रहा था। सो बहरहाल इस हवाले से एक मीम्स का तूफान भी हमने सोशल मीडिया पर देखा और यकीनन हरमीत ने भी देखा होगा। हरमीत जरा बताएं ना कौन कौन से मीम्स आपने कल रात देखे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जिस तरह सबने अपने अपने तजुर्बात शेयर किए, तो मैं भी यही सोच रहा था कि भैया क्या हो गया, क्योंकि सीधा पहली बार तो है रन डाउन की तरफ जाना होता है कि क्या। तो डाउनलोड जब ना हुआ तो मैं सोचा कि शायद इंटरनेट प्रॉब्लम मेरे पास ही है, लेकिन जब मैंने YouTube ओपन किया तो वहाँ से वीडियोस बड़ी कमाल की चल रही हैं, फिर उधर स्नैक और दीगर जो है वो चीज़ें भी चल रही हैं।
तो फिर पता चले कि भाई मामला खराब है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब अगर मईशत या सारी चीज़ें जो है बिल्कुल व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक और सारी चीज़ों के साथ लिंक हो गई हैं, दुनिया को आदत भी पड़ गई है, लोगों को एक दूसरे के पैगामात के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट से दीगर चीज़ें हैं, तो ये जो तरसीलात का सिस्टम रुक जाता है तो यकीनन नुकसान तो होता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी वो चीज़ें थी, तशवीश थी कि भैया हो क्या गया। लेकिन चलो सुबह सुबह देखा तो मैसेज आ गया। हम ज़्यादा कभी कभार मामला ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इलाकों में भी ऐसा हो जाता है कि अक्सर नेट की बंदिश की वजह से भी ये हो जाते हैं चीज़ें। लेकिन नेट ठीक था, बट आप कुछ कहना चाह रहे थे जो डिपेंडेंसी की आप बात कर रहे थे वो समहाउ बहुत मैं कह रहा था कितने ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। व्हाट्सएप के बगैर हमारा काम नहीं बनता, फेसबुक चलाए बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये डिपेंडेंसी भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अभी वैसे अमेरिका में ये है कि वो कंपनियाँ जो प्रोवाइड करती हैं ये सर्विसेज फेसबुक की और व्हाट्सएप की, उनको वो कहते हैं कि वहाँ पे इंतज़ामिया ने कुछ नोटिस भी दिए हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें या आप अपना सर्विसेज को बेहतर करें कि इस तरह की चीज़ दोबारा ना हो। तो हमने जैसे बताया कि मईशत को $160 मिलियन का नुकसान हुआ है, और खरबों में जो रुपयों में अगर देखा जाए तो नुकसान हुआ है मईशत को और उन कंपनियों को भी, तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और इस हवाले से जो फेसबुक और जो कंपनी है उनका तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, बट ये कहा जा रहा है, माहिरीन का ऐसा कहना है कि वेबसाइट सिक्योरिटी कंपनी ये दावा कर रही है कि ट्रैफिक राउटिंग मसाइल के बाइस सर्विसेज इंटरनेट से गायब हो गई। बट एनीवेज हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अगली स्टोरी हमारे पास आज की ये है कि पहले हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया और अब बिजली के झटके लगाने की तैयारी कर ली गई है और बिजली की कीमतों में जनाब इजाफा कर दिया गया है। 1 साल के लिए ₹1.72, जिसके बाद पहले जो हम देखते थे फी यूनिट कीमत जो थी वो 16.44 रुपए थी, उससे अब बढ़कर 18 रुपए कुछ पैसे जो है वो इसकी कीमत हो चुकी है। और इस फैसले से बिजली सारिफीन पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ने वाला है। और इस फैसले का इत्लाक जो है, फिर भी आपने घबराना नहीं, घबराना उन्होंने हैं जो घरों के बिल्स देते हैं। मैं नहीं देती ना, इसलिए मुझे गैस के बिल आएंगे ना भैया, मुझे घबराना पड़ेगा, फिर हम और थोड़ा सा घबरा लेंगे। हरमीत को भी घबराना पड़ेगा, मेरे ख्याल में बिल बिजली का ये भी देता है, मुझे भी घबराना पड़ेगा। बिल बिजली का बहुत ज्यादा होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि बिजली के बिल के साथ साथ गैस जो है उसकी भी तैयारी हो चुकी है और जो यूनिट्स हैं उसमें इजाफा तकरीबन हो चुका है। पेट्रोल तो ऑलरेडी आपको पता है, और पेट्रोल और भी महंगे होने की तरफ जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है भाई, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम पहले से घबरा जाते हैं। चीजें अगर महंगी भी हों कोई बात नहीं, बट अगर लोगों की जो मंथली इनकम है उसमें भी अगर साथ साथ इजाफा हो तो फिर तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। बट अगर आपकी इनकम वही रहनी है और महंगाई में और रोज़मर्रा की चीज़ों में अगर इजाफा हो रहा है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से हम इस फैसले का जिक्र कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 300 यूनिट से ज़ायद जो माहाना यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, फैसले का इतलाक उन पर होगा। और हम देखते हैं कि 80% हमारे जो सारिफीन है वो 300 यूनिट से ज़ायद ही उनके माहाना यूनिट्स जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन सर के इलेक्ट्रिक पर इस फैसले का इतलाक नहीं हो रहा, वाई? उनका रेट पहले ही ज़्यादा है। ओके, हाँ, कराची वाले कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का रेट बहुत ज़्यादा है और वो अपने हिसाब से अपने अगर बढ़ानी होगी तो रेट बढ़ाएंगे। वो थोड़ा सा अलग से कंपनी है। लेकिन एनीवे कल ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया एक तकरीब से, और उस खिताब में उन्होंने बताया कि हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर महंगाई में कमी होगी। पता नहीं वो कौन से इकदाम हैं, इसका हम सारे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो उन्होंने ये नवीद सुनाई कि बहुत जल्दी हम रेट्स कम लाएंगे, खुराक के ऊपर सब्सिडी देंगे, चीज़ों के रेट कम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया जहान में पेट्रोल की कीमतें 100% बढ़ी हैं, तेल की कीमतें 100% बढ़ी हैं, लेकिन हमने कम बढ़ाई हैं, 22% के हिसाब से हमने बढ़ाई हैं तेल की कीमतें। उन्होंने ना कोई मंजूर वसान साहब की तरह कोई ख्वाब देख लिया होगा, पता नहीं है, वो ख्वाब अल्लाह करे अच्छा ही हो, तो मतलब बुरा ख्वाब ना। आगे चलें। अगली स्टोरी हमारे पास ये है जनाब के 12.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर्स की 2 नई इकसाम जो हैं वो दरियाफ्त हुई हैं। इस हवाले से कदीम हयातियात के माहिरीन बहुत अरसे से रिसर्च कर रहे थे। इंग्लैंड से ये जो बाकियात हैं वो मिली हैं और इस हवाले से कहा जा रहा है कि इन डायनासोर्स की जो लंबाई है वो 9 मीटर यानी 29 फीट बनती है और इनकी जो स्कैल्प यानी खोपड़ी का जो साइज़ है वो 1 मीटर 3 फीट लंबा है। सो इस हवाले से 50 हड्डियों को खोद कर निकालने और यकजा करने में कई साल इसको लगे हैं और फिर ये जो नई स्पीशीज़ हैं, नई इकसाम है वो दरियाफ्त हुई।
ये इसके बारे में ये है कि बहुत साइंसदानों ने मेहनत की है, बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने डिस्कवर करने के लिए इसको। कुछ हड्डियां मिली थी इंग्लैंड में, ये है, और इंग्लैंड में उन्होंने ये बताया कि ये तकरीबन 12.5 करोड़ साल कबल ये डायनासोर इंग्लैंड में घुमा करते थे और बड़े खौफनाक इनका तरीक़ेकार था। गोश्तखोर थे ये, इनकी पुश्त पे खारदार जैसे चीज़ें होती हैं वो जानवरों वाली इकसाम से था इनका। तो म्यूज़ियम में इनकी दुम को रखा गया है, बाकी चीज़ों को भी रखा गया है जोड़ के, जैसे ये है। तो दुनिया के लिए ये एक बड़ी डिस्कवरी है। पता चल रहा है कि डायनासोर, अच्छा मैं आपको बताऊं कि डायनासोर जो है हमारे इस इलाके में भी पाए जाते थे, और अगर आपको शौक़ हो डायनासोर देखने का, बहुत कम लोगों को जानते होंगे इस बारे में, तो आप कलर कहार के इलाके में जो म्यूज़ियम है वहाँ पे आपको जाके डायनासोर आपको हड्डियाँ नज़र आ जाएंगी। तो पाकिस्तान में अगर आप जानना चाहें कि डायनासोर कहाँ थे तो आप ज़रूर विजिट करें कलर कहार के जो रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस के साथ एक छोटा सा म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जाके आप देख सकते हैं। चलें, डेफिनेटली मैं भी विजिट करूंगी बिकॉज मैंने कभी वहाँ विजिट नहीं किया। खैर, अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ मूव करेंगे और कोरोना की वजह से इटली के एक शख्स की नौकरी चली गई और इन्होंने क्या किया, इन्होंने टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर दी। शुरू में तो इन्होंने बड़ी फ़नी किस्म के क्लिप्स बनाए जो लोगों में पसंद किए जा रहे थे, पर इन्होंने उसके बाद फिर उसको एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस दिया कि भाई किया क्या जाए, लोग किस तरह से इन वीडियोज़ को पसंद करेंगे और कोई एक क्लियर मैसेज जो है वो अपनी वीडियोस के तवज्जुद से लोगों को पहुंचाना चाह रहे थे। सो अब ये ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें कोई साउंड नहीं होता, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं होती, और ये सिर्फ अपने जेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से वीडियोस बनाते हैं और लोगों को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज भी देते हैं। ये जो नौजवान है, अभी आप इस वक्त विजुअल्स में भी देख सकते हैं, और जनाब इनके इस वक्त अगर टिकटॉक की बात की जाए तो बहुत सारे फैंस इस वक्त टिकटॉक पर हैं। तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा इनके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, और इनकी वीडियोस 2.25 अरब मरतबा देखी जा चुकी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर इनके 2 लाख फॉलोअर्स जो हैं ये गेन करते हैं। सो देखें, हर इंसान का एक डिफरेंट किस्म का टैलेंट होता है। नौकरी चली गई तो उन्होंने अपना टैलेंट को ज़ाया नहीं किया और एक अच्छे तरीके से अपने आप को यूटिलाइज़ किया। ऑब्वियसली अब कमा भी रहे हैं, दुनिया के सामने अपना टैलेंट भी दिखा रहे हैं, मशहूर भी हो रहे हैं। कमाल है भाई। मतलब यह है कि एक और चीज़ है, वो ये है कि टिकटॉक पे आपको कुछ पता नहीं है कि कौन सी चीज़ पॉपुलर हो जाए। आप प्लान करके, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान ना करें, प्लान करके आप करें चीज़ों को, लेकिन ऑडियंसेस किस चीज़ को पसंद करेंगे इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल, बड़ी अजीब। आजकल हरमीत भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्नैक वीडियोस बना रहे हैं। हरमीत, ये क्रेडिट मेरे कैमरामैन जुनैद रजा को ही जाता है। अच्छा, ग्रेट। ठीक है। आपके पास इमरान है, उससे फायदा उठाएं। वैसे अगर आपकी बात दुरुस्त है कि साउंड के बगैर, जिस तरह हम टिकटॉक की बात कर रहे हैं या स्नैक की बात करें, तो वक्त की कमी के साथ अगर हम माजी में जाएं तो मिस्टर बीन का एक कैरेक्टर था जिसमें बिल्कुल वो खामोशी से सारा वो फनी चीज़ें जो आती थी उसके हवाले से काफ़ी लोग उसे महसूस होते थे। तो आजकल टिकटॉक और स्नैक से ऐसी सी फनी वीडियोस, ऐसे मुख्तलिफ सॉन्ग्स पे लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह आपकी भी कुछ वीडियोस आ जाती हैं, अक्सर हम देखते हैं। तो ये जो चीज़ है बड़ी मज़े की है और लोग इसी से ज़्यादा ही मज़ा लेते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा फन मिल मेरा जाता ख्याल ये है कि ऐसी चीज़ें बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है, ऐसा कंटेंट, बट आपका कंटेंट जो हो वो लोगों को एंटरटेन करे, सब स्टैंडर्ड चीज़ें ना हो, अच्छी चीज़ें हों जैसे आप लोगों को एंटरटेन करें, तो फिर ये जो हैं वो अच्छी हैं। जहाँ तक आपने इमरान नूर साहब का जिक्र किया है, तो वो अक्सर मेरी वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहते हैं और मैं उनको तंग भी काफ़ी करती हूँ। बट एनीवेज, अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। लंबे बाल, यस, लंबे बालों का जिक्र करेंगे और चीन के सूबे हुआंगलू, यही नाम है ना जी? वैसे तो उनके सूबे का नाम कुछ भी अच्छा, वैसे ये चाइनीज की ना, चाइनीज कुड़ियों के बाल वैसे ही बड़े लंबे होते हैं और अगर लंबे हो तो फिर ज़्यादा रेशमी, काफ़ी सॉफ्ट और बड़े कमाल के होते हैं। वैसे हमने तो दीदार किया है क्योंकि आसपास जब घूमते थे दो लड़कियां, जब उनके ग्रुप्स होते तो लंबे बालों के साथ, तो इनके बाल एक तो स्मूथ बड़े ज्यादा होते हैं, फिर वो सिल्की होते हैं। और हरमीत को कितना पता है इनके बाल स्मूथ होते हैं, सिल्की होते हैं, चेक करें सर। बहुत ज्यादा रिसर्च की है हरमीत ने बालों के ऊपर, मुझे अंदाजा नहीं था चीनी लड़कियों के बालों पे इतनी रिसर्च की है हरमीत ने जाकर। है हरमीत सर, काफी दोस्त रहे, साथ साथ रहे, काम किए एक साथ, तो उस वजह से ज्यादा ये, और वहाँ पे ज्यादा ट्रेंड काफी में पाया जाता है लंबे बाल। चले अब आप अच्छा कवर करें, बट एनीवेज हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। गुलैन नामी यहाँ पर गांव है जहाँ पर याओ नस्ल के लोग रहते हैं।
इनकी मुख्तलिफ बात यह है कि इनकी ख़वातीन अपने बाल नहीं कटवाती और इनके जो बाल होते हैं वो इनकी कमर से लेकर टखनों तक लंबे होते हैं। और जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, स्पेशली ख़वातीन, कि इनके बाल इतने लंबे घने और लंबे कैसे होते हैं, इतने चमकदार कैसे होते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि ये लोग जो हैं अपने बालों को बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो है नेचुरल तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अक्सर हमने देखा है, ये वैसे मैंने भी एक रेमेडी सुनी हुई है कि अगर आप बॉयल्ड राइस करते हैं, वाइट बॉयल्ड राइस, तो उसके बाद उसकी पिच कहा जाता है उसको, वो अगर आप अलहदा कर लें चावलों का पानी और उसके बाद अगर आप उससे अपने बाल धोएं तो वो बालों को लंबा भी करते हैं, बालों को हेल्दी भी रखते हैं और बालों को सिल्की भी करते हैं। सो ऐसी ख़वातीन जो अभी हमें देख रही हैं, अगर अपने बालों को अच्छा करना चाहती हैं तो ये रेमेडी स्पेशली उनके लिए है। और बहरहाल इस खुसूसियत की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे बालों वाले कस्बे का एजाज़ भी इस कस्बे को हासिल है। प्लस यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की ख़वातीन जो हैं, वो इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं कि जब लंबे बाल होंगे तो वो इनकी लंबी उम्र का, गुड लक का और दौलतमंदी का बाइस बनेंगे। बट एनीवेज उसमें हकीकत कितनी है ये तो अभी हमें नहीं मालूम। और ये तो था जनाब पब्लिक डोज। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद बलूचिस्तान की सूरत हाल को आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, बलूचिस्तान में सियासी हलचल की बात करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से उनकी अपनी पार्टी के ही कुछ MPs नाराज़ हैं, बाप पार्टी के। कहा जा रहा है कि 6 के करीब ये MPs हैं, बट अपेरेंटली ये कहा जा रहा है 6 हैं। MPs की तादाद, नाराज़ अरकान की तादाद इससे ज़्यादा है। डेवलपमेंट फंड्स का मसला है, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पुरउम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्द जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस हवाले से आज हम तफसीलन शो में गुफ्तगू करेंगे। MMA के रहनुमा और MPA बलूचिस्तान असेंबली यूनुस अजीज जहरी साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। यूनुस साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो। सर फरमाइएगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब तो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, मामलात सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपके ख्याल में मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे या तहरीक अदम एतमाद ही आएगी? इंशाअल्लाह ताला हमने जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, अगर वो टेक्निकली बेस पे अपने तरीके से उन्होंने हमारे टेक्निकली बेस पे तहरीक अदम एतमाद रिजेक्ट कर ली, तो इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब दूसरा तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। और मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है, जाम साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। नहीं, लेकिन आपकी वजूहात क्या हैं नाराज़ होने की? सब लोग जो थे पहले हुकूमती अलायंस में थे, उनके साथी भी थे, नाराज़ी क्या है? कहा यह जाता है कि बुनियादी तौर पे ये है कि जो फंड्स हैं डेवलपमेंट के वो वज़ीर आला ने अपने पास रखे हुए हैं, वो अरकान को दिए नहीं जाते, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो नाराज़ हैं। क्या यही वजह या कुछ और भी है? देखिए जी, फंड्स की तकसीम तो जाम साहब ने अपने पास ही रखा था और जाम साहब ने एक हल्के को नवाजा, दूसरे हल्के को नजरअंदाज कर दिया। जाम साहब ने जो अपना रवैया रखा था बलूचिस्तान के अवाम के साथ और बलोच कौम के साथ और यहाँ के अवाम के साथ, जो जिस तरह उसने रवैया रखा था, वो उसने तो एक जेल खाना बनाया था CM हाउस को। न कोई वहाँ जा सकता था, न इससे कोई बात करने की गुंजाइश कर सकता था। और जिस तरह इसने आपने देखा कि बजट के दौरान इसने अपने हल्के के लिए 21 करोड़ रुपए रखे हैं, 21 अरब रुपए अपने हल्के के लिए रखे हैं और बाकी हल्कों को इसने नजरअंदाज किया है। और जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं या अपोजिशन से है या गवर्नमेंट से है, उनको नजरअंदाज करके वो प्राइवेट अपने लिए करप्शन के लिए बंदे रखे हैं, उनको नवाजा जाता था। यूनुस साहब ये फरमाइए, ये संजरानी साहब वहाँ पे आए हुए थे, संजरानी साहब भी कोशिश कर रहे थे लोगों को बनाने की, तो संजरानी साहब क्या कामयाब हो जाएंगे कुछ लोगों को बनाने के लिए? वो तो कहते हैं 6 लोग हैं जो नाराज हैं बेसिकली। नहीं, इंशाअल्लाह ताला तो मेरी बात कामयाब होगी, बिल्कुल ये मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आप 21 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो कई अराकीन जो है अपोजिशन के वो या हुकूमत के जो नाला हैं, तो वो 13 अरब की बात करते हैं कि उन्होंने 13 अरब अपने हल्के में लगाया और बाकी को इग्नोर किया। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह बात हो रही है, इस वक्त आप लोगों को 13 जो रुकन असम्बली हैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि मामला जो है जाम कमाल के उनके साथ कुछ लोगों के साथ तय हो गए। तो ऐसे में आदम एतमाद कैसे कामयाब होगी? क्योंकि अगर 33 अराकीन ना मिले आप लोगों को, तो ये तो बिल्कुल नाउमीद हो जाएंगे आप लोग भी। हेलो यूनुस साहब जी, आपको आवाज़ नहीं आई?
जी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, वो ये कहना है हमारे साथी हैं हरमीत सिंह के मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 21 अरब नहीं 13 अरब थे, वो तो खैर चले आदात का कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको क्या 35 अरकान की ज़रूरत है मुकम्मल करने के लिए अपने अदम एतमाद की तहरीक को? तो ये 35 आपकी उम्मीद है कि आपके पूरे हो जाएंगे? हमें 33 अरकान की जरूरत है, हमारे पास 38 है। अच्छा, आपके पास 38 हैं? अच्छा, 38 है। अब ये बताइए कि अगर जाम कमाल के साथ के खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो कोई उम्मीदवार अगला है आपका, उसके ऊपर मुत्तफ़िका को हो चुके हैं आप लोग कि ये होगा? अब्दुल कुद्दूस जुनैदो का बहुत ज़्यादा नाम आता है, क्या वही हैं या कोई और होंगे? हम पहले अदम एतमाद को कामयाब करके उसके बाद हम बैठेंगे। सर अक्सर ऐसे होता है, यानी पाकिस्तान में मतलब अदम एतमाद की बात बहुत की जाती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके पास 35 नहीं 38 लोगों की हिमायत आप लोगों को हासिल है, बट जब प्रैक्टिकली मैदान में सब उतरते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो वोट ही नहीं अपना देते, यानी अदम एतमाद में। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? मतलब आप तो बहुत ज्यादा डैम श्योर हैं, बट हालात पलटा भी तो खा सकते हैं। पाकिस्तान में ये चीजें तो होती है, लेकिन मैं श्योर हूँ इंशाअल्लाह ताला अदम एतमाद हमारी कामयाब होगी। अच्छा ये बताइए, जो मैंने वो पूछा आपसे कि क्या अब्दुल कुद्दूस जुनैदो का नाम है कि वो जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वो हो सकते हैं अगले उम्मीदवार वज़ारत आला के? अभी तक कोई फैसला नहीं होगा कि अगला वज़ीर आला कौन होगा। अब्दुल कुद्दूस बिजन जो होगा या किसी और जमायत से होगा या बाप पार्टी से होगा या किसी और से, अभी तक ये हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया। अच्छा अजीज साहब, अच्छा सर, जिस तरह आप बड़े पुरइत्माद नजर आ रहे हैं, तो आपसे पूछना ये है कि उमूमन जब भी बलूचिस्तान के मामलात होते हैं तो या तो वहाँ पे आसिफ अली जरदारी का नाम जिक्र आता है या एस्टेब्लिशमेंट का, तो थपकी किसकी मिली है आप लोगों को? हमें किसी की तबकी नहीं मिली, हमें बलूचिस्तान के अवाम की तबकी मिली है। बलूचिस्तान के अवाम की अच्छा। थपकी है? अच्छा ठीक है, जी बिल्कुल सही है। और सर ये जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हरमीत भी कह रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं अदम एतमाद को लेकर। सर इस पे कोई अगर कंसेंसस हो जाए, कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई इस किस्म की गुंजाइश मिडिल वे निकल सकता है या आप लोग अपनी बात पर ही कायम रहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम जाम साहब से तो कोई कंसेंसस नहीं हो सकती, कोई इस पे बात नहीं हो सकती। अदम एतमाद अटल है हमारा, बिल्कुल ठीक है। अदम एतमाद का जो फैसला है वो हतमी फैसला है, देखना ये है आने वाले दिनों में क्या होगा। बहुत शुक्रिया यूनुस अजीज साहब इस वक्त हमारे साथ अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, और उनका यही कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ही लाई जाएगी, क्योंकि वो अपने हल्के के लोगों को और अपने पसंदीदा लोगों को इस वक्त नवाज रहे हैं और बलूचिस्तान की आवाम का नहीं सोच रहे। बट एनीवेज अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, नारोवाल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि नारोवाल वाले किस कदर लकी लोग हैं कि वहां पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आते हैं, खुद को वैक्सीनेट करवाते हैं और फिर चलते बनते हैं। मोहसिन बहुत मेहमान नवाज लोग हैं आपके, वो बुलाते हैं उनको एक इंजेक्शन के लिए और लगाते हैं और दुनिया ढूंढती भी रह जाती है। कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मियां नवाज शरीफ का जो है कल ही नारोवाल के लोगों को भी पता चल सका है कि वो इतवार के रोज यहाँ से जो है वो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद वो चले भी गए हैं, और ये खबरें जैसे ही वो जो है फिजा में गर्दिश में आई हैं उसके साथ ही जो है डाटा एंट्री से जो है अच्छा, वैसे मोहसिन यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट्स करना चाहूंगा। वैसे लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में बैठ के भी वो शायद चाहे वो नारोवाल में हो या इस्लामाबाद में हो या रावलपिंडी में, वो सेंटर तक नहीं जाते और साबिक वज़ीर आज़म जो है वहां से आ जाते हैं। और ये तीसरा डोज है भैया, तीसरा तो कमाल है भाई। लोग दो डोज के लिए नहीं जा रहे और वो तीसरे के लिए भी इंग्लैंड से आ गए। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया यहाँ पे ये है कि ये वैक्सीनेशन जो साबिक वज़ीर आज़म को लगी है और जो कार्ड बनने का सिलसिला है जिसपे जो है वो तस्दीक होती है कि ये लोगों के ने वैक्सीनेशन लगवा लिया और ये उनका वैक्सीनेटेड कार्ड है, इसका जो सिलसिला है फेक कार्ड बनने का, ये तो काफी अच्छे से चल रहा था कि बहुत से लोग ऐसे थे जो बड़े खुशी के साथ बता रहे होते थे कि हमने ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाई लेकिन कार्ड में मिल गया। तो डेफिनेटली इसी सिस्टम में कोई जो है वो इस तरह से जगह मौजूद थी जिसका उन्होंने सहारा लेते हुए जो है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को जो है वो नारोवाल के डाटे से एंट्री करके जो है वो वैक्सीनेशन लगवा दी। और ये वाकई एक बड़ा लम्हा फिक्रिया वाली बात है। और कल के रोज जैसा कि नारोवाल जो है वो बहुत हद तक खबरों में रहा और आज भी खबरों का हिस्सा बना हुआ है कि कैसा एक सिस्टम है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो नारोवाल से वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं
और उसके बाद जो है वो सारी दुनिया वैसे हैरान सोशल होती मीडिया है पे कि वो मोहसिन ये भी चल रहा है कि एहसन इकबाल साहब के साथ मुलाकात भी हुई और पार्टी के अंदरूनी मामलात पे बातचीत हुई, ये चीजें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो बिलाशुबा बेशुमार जो है वो चीजें चल रही हैं, लेकिन जो है कल के रोज जो है जब हम पहुंचे जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पे पहुंचे तो हमने वहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं उनसे जानने की कोशिश की, तो उनसे पूछा तो लेकिन वो तो इनकारी थे इस बात से। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर के बाद दोबारा वहाँ पे जो है वो चेक करने के लिए गए हैं तो वहाँ पे जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे उनको तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद जो सेंटर है जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जाती थी वहाँ पे एक खूह का आलम जो है वो देखने को मिला कि बड़ी अच्छा मोहसिन जरा साथ ही मौजूद रहिएगा। रऊफ साहब, हरमीत, आप दोनों से मुखातिब हूँ। देखें कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जहां पर पाकिस्तानी जो है हेजिटेट करें खुद को वैक्सीनेट करवाने से, वहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिनको बूस्टर डोज भी लग गई है ना, मतलब यही कहेंगे बूस्टर तीसरी डोज लग गई है ना, तो तीसरी बूस्टर ही हुई। हाँ, एक तो मोहसिन ये बताओ आपके जो लोग ये डेटा एंट्री जिन्होंने की है गलत तरीके पे, एक तो हम लोगों को बता दें जो थोड़े से शायद उनको समझ ना आई हो, बात उन्होंने ना देखा हो अभी तक, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को पहली डोज लगा दी गई बगैर उनके यहाँ पे हुए, वो कहीं बैठे हुए अभी वो नवाज शरीफ साहब लंदन में है ना, लंदन में बैठे हुए हैं, और उनकी पहली डोज लाहौर में किसी ने लगा दी और उसकी एंट्री कर दी, और इसी तरह से यहाँ पे नारोवाल से दूसरी डोज जो है उसकी एंट्री किसी ने कर दी, और अब खैरपुर टामिया वाली जो है उसके बारे में कहते हैं वहाँ पे भी एक जाली सर्टिफिकेट ऐसा बन गया। तो ये जाली सर्टिफिकेट बनाने वाली, ये जाली एंट्री करने वाले, ये सब बताओ आपके ये लोग एक तो गिरफ्तार हो गए हैं, दूसरे इन्होंने कोई मुजरमाना अंदाज में ऐसा किया है, क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने ऐसा किया है? रऊफ साहब, एक इंटरेस्टिंग बात जो इसमें मैं ऐड कर दूं, आप बड़े हैरान होंगे कि एक मियां नवाज शरीफ नारोवाल में भी मौजूद है जिनका नाम जो है हमारे साबिक वजीर आजम से बड़ा मिलता जुलता है। मियां नवाज शरीफ उनका करीबी एक गाँव है सद्दोवाला, और ये 2 साल पहले भी ये खबर आई कि मियां नवाज शरीफ ने जो है वो पीटीआई ज्वाइन कर ली, तो वो बड़ा मियां नवाज शरीफ सद्दोवाला के जो है रहायशी वो बड़े खबरों में रहे। कल जब हम गए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर से हमने पूछा तो उन्होंने सारा रिकॉर्ड निकाला, तो जो साबिक वजीर आजम है उनकी जो उनका जो आईडी कार्ड, जब वो आईडी कार्ड नंबर जैसे ही वो इंटर किया गया तो उसमें जो बताया जा रहा था उसके मुताबिक ये था कि करोड़ में उन्हें जो है वो दूसरी वैक्सीनेशन जो है वो लगेगी। लेकिन नारोवाल में जो दूसरे मियां नवाज शरीफ है उनका आईडी कार्ड नंबर निकल आया कि यहाँ के एक मियां नवाज शरीफ है जिनको जो है 2 रोज पहले डोज लगी। तो हम थोड़ा सा मुतमिन हो गए कि शायद जो है ना ये मियां नवाज शरीफ जो सद्दोवाला के हैं शायद उनके हवाले से जो है वो मीडिया में खबरें जो है वो गर्दिश करेंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही जब वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है उनको हटाया गया तो मालूम हो सका कि उसके बाद जो वजीर सेहत है उन्होंने भी नोटिस ले लिया और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि यकीनन ये कोई बड़ा जो है वो फ्लॉ है सिस्टम में कि जो है वो यहाँ से जो है ना उन्हें जो है वैक्सीनेशन लगी है। उसके बाद जो है 2 लोग गिरफ्तार किए गए जिनमें जो है दोनों ही जो है सिस्टम का हिस्सा थे। एक नासिर रऊफ साहब है जो कि डाटा एंट्री इंचार्ज हैं और दूसरे साकिब साहब है जिनके लॉगिन से जो है वो इतवार के रोज जो है वैक्सीनेशन लगी है और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का जो आईडी कार्ड नंबर है उसकी भी उसी तरह से तस्दीक हुई। लेकिन जो बाद में जो है जो आम लोग या जो मीडिया पर्सन जो वहाँ पे चेक करने जाते थे उनका डाटा, तो वहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो दिखाई नहीं था देता। कल जो है सीईओ हेल्थ की जो है वो मुद्दत में जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद वो जो लोग हैं उन्हें जो है हिरासत में भी ले लिया गया है। तो बताए जाने के मुताबिक कि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से ये कह रहे हैं ये जारी है, बट आई डू फील कि ये जो है ये अनकॉन्शियसली सब कुछ हुआ होगा, कॉन्शियसली कोई भी मेरे ख्याल में ऐसी नहीं। अगर नवाज शरीफ का आईडी कार्ड डाल के उन्होंने किया है तो फिर अनकॉन्शियसली नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन जारी है बिल्कुल। दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी मरतबा ये मामला हो रहा है, तो उसके खिलाफ ये सवाल ये है कि पहले भी कह चुका हूँ, बता चुका हूँ शो में, रोमा के सर्टिफिकेट जो है वो 2000 रुपये भी मिल जाता है। इस चीज़ के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग घरों में बैठ के मंगवा रहे हैं सर्टिफिकेट बड़े खुश हो जाते हैं। मोहसिन भाई ने जिस तरह बात की, लोग खुश हो जाते हैं भैया वैक्सीन नहीं लगाए और ये देखो मिल गया हमें। तो ये चीज़ जो है इसके खिलाफ होनी चाहिए इंक्वायरी। और असल बात यह है कि मोहसिन ने जो जिसके ऊपर मतलब हमने कहा है ये अभी हरमीत भी कह रहे हैं कि लोग ऐसे हैं जो गलत डेटा एंट्री करवा के
और जाली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं या सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और वो कहते फिरते हैं कि देखो हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया, हमने वैक्सीनेट नहीं करवाया अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। बट इसके खिलाफ वाकई इन्वेस्टिगेशन जारी है, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा से ऐसा कोई मामला पर ना सके और जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा जो किया जा रहा है उसके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई बनती है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, एडवेंचर टूरिज्म की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इसके लिए बहुत काम हो रहा है और पाकिस्तान के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको एडवेंचर करने के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो ज़बरदस्त अंदाज में एडवेंचर्स कर सकें। इसी हवाले से अगर हम जिक्र करें अपर चतराल का, तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा महकमा सयाहत, पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और ज़िला इंतज़ामिया अपर चतराल की कोलैबोरेशन के साथ 1 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2021 तक अपर चतराल में नेशनल पैराग्लाइडिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। इस चैम्पियनशिप की अगर बात की जाए तो मुल्क भर से 100 पैराग्लाइडर्स पायलट्स ने इसमें शिरकत की और इसकी खुसूसियत ये थी कि पैराग्लाइडिंग का ये जो मेला था ये समंदर से 4000 मीटर बुलंदी पर सजाया गया। इन मुकाबलों की तफसीलात क्या हैं और किस किस तरह से इसमें पार्टिसिपेशन की गई, इस पर हम शो में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैराग्लाइडर सना अमीन जान हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच सना। सबसे पहले तो ये जो मुकाबले हुए, इन मुकाबलों के हवाले से बताइएगा, थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो आपकी पार्टिसिपेशन थी अपने रोल के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बेसिकली जैसे आपने बताया कपला सफर चित्राल के अंदर ये पैराग्लाइडिंग की कॉम्पिटिशन था। ये इट्स वन ऑफ इट्स काइंड नेशनल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप था। पहली बार ये चित्राल में ऑर्गेनाइज किया था। बहुत लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत इसके पीछे थी जो नजर भी आ रही थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। ऑल ओवर पाकिस्तान जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था पैराग्लाइडर्स ने और हमारी जो टीम है, टीम कराची, उसने पार्टिसिपेट किया था कराची से, जिसमें मैं हमारे साथ 3 और मेंबर्स थे, अब्दुल्ला जान, अहमद अली, उस्मान मीर। 2 तरह के इसके अंदर बेसिकली कंपटीशन से, एक था टारगेट लैंडिंग जिसको आप स्पॉट लैंडिंग भी कहते हैं, जिसमें आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट से टेक ऑफ करके एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर लैंड करना होता है। और दूसरा जो इसके अंदर सेगमेंट था वो था एक्स की रेस, जिसको कहते हैं क्रॉस कंट्री रेस जो होती है, जो कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होती है और जिसके अंदर आपने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है और सर्टेन पॉइंट्स को टच करना होता है। तो ये इसके 2 सेगमेंट्स थे। हमारी टीम ने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पार्टिसिपेट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने जो है अच्छा सना, हम उम्मूमन देखते हैं कि चाहे वो हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें या हम चित्राल की बात करें तो वहाँ पे जो ख़वातीन है, लोकल ख़वातीन जो है वो भी बढ़ चढ़ कर मुख्तलिफ मेलों में, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स गेम में हिस्सा लेती हैं। आप भी इनमें शामिल है, कराची से आप गई हैं, तो साथ साथ ये बताइए कि मज़ीद कितनी ख़वातीन आपके साथ थी और कैसे तमाम तरह इंतज़ामात को आपने कैसे वहाँ पर देखा? इंतजामात तो एक अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि ऐसी जगहों पे आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको चीजें इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज मिलेंगी, लेकिन दे वर फार बेटर देन अवर एक्सपेक्टेशंस अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो फीमेल पैराग्लाइडर्स की पार्टिसिपेंट्स की बात है तो दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट इवेंट मेरी जिंदगी का, जब से मैंने पैराग्लाइडिंग स्टार्ट की है, कि वहाँ पे 2 फीमेल पैराग्लाइडर्स और थी जो बेसिकली 2 बहुत छोटी बच्चियां ही थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वी वर टोटल ऑफ 3। तो आई एम होपिंग कि ये कम्युनिटी इसी तरह बढ़ती जाए और भी लड़कियां आके इसमें पार्टिसिपेट करें। सना, ये बताइए कि कितनी उम्र से आपने तकरीबन शुरू किया था और कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है और ऊपर जाके डर तो नहीं लगता? मतलब जाके ये वजह से कर रहे होते हैं कि हाइट है, कहीं मेरी वो गिर गई मैं तो क्या होगा, इस तरह की चीजें। लड़कियां तो वैसे ही बड़ी नाजुक दिल होती हैं, इतना बड़ा दिल कैसे निकाल लिया आपने अपना? जी मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है अभी करते हुए, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन बात तो सही है, डर तो लगता है जब आप इतनी ज्यादा हाइट पे खड़े होते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं सो यू एक्चुअली लर्न हाउ टू हैंडल इट, सो विद देयर कम्स कॉन्फिडेंस एज वेल। तो
दूसरी बात ये कि वंस यू टेक ऑफ देन अच्छा, रियलाइज अगर दैट रोमा इट्स करना चाहे तो पहले मिनट वो सना, क्या साथ ही करेगी? रहिएगा। एक ही स्टेज हरमीत, में क्या सना कह रहे हैं वैसे आप? लाइटर मूड में, अगर वो पहले टेबल से छलांग लगाएगी फिर छत से लगाएगी, क्या करना होगा उसे? हरमीत सुन नहीं पाए सही से, इसको बड़ा शौक है वैसे। क्या कह रहे हैं हरमीत? सना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। मैंने कहा जिस तरह आपने कहा कि पहले मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ मराइल से, तो ये हमारी जो को एंकर है रोहमा, उसको बड़ा शौक है, तो इसके लिए क्या तजवीज करेंगे? क्या पहले टेबल से या छत से पहली छलांग इन्हें कहाँ से लगानी है? नहीं, सबसे पहले आपको जो है ग्राउंड पे प्रैक्टिस करनी होती है। काफी टाइम आपको ग्राउंड पे प्रैक्टिस कराते हैं। जब आपकी ग्राउंड हैंडलिंग बेहतर हो जाती है फिर आपको छोटी हिल्स पे लेके जाते हैं। 100 फीट हो गया, 200 फीट, 300 फीट, फिर पहले आपको वहां से प्रैक्टिस कराते हैं टेक ऑफ की, लैंडिंग की। जब आपको ठीक ठाक आप छोटी हिल से प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आपको जो है थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाया जाता है और फिर वहाँ से प्रैक्टिस। अच्छा, ये जो आपने जितनी भी ट्रेनिंग की, लाइक 1 साल से आप ट्रेनिंग कर रही हैं, ट्रेनिंग आपने की कहाँ पर? इसके लिए बार बार आपको इन्हीं एरियाज में जाना पड़ा? यानी कि हरमीत ने ज़रा मेरा नाम लिया है और वाकई मुझे इस तरह के एडवेंचर्स करने का शौक भी है, सो मुझे बताएं ना ज़रा, अगर मैंने प्रैक्टिस करनी हो तो मैं कहाँ कर सकती हूँ? डिपेंड करता है कि आप बेस कहाँ पे हैं। मैं क्योंकि कराची बेस हूँ तो मैंने अपनी बहुत इनिशियल ट्रेनिंग जो है वो कराची से ली थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इतनी कोई हिल्स नहीं है, माउंटेन्स नहीं है जहाँ से आप फ्लाइंग प्रैक्टिस करें, तो आई हैड टू कम टू कलर कहार। कलर कहार पे फिर मैंने आके अपनी फर्दर ट्रेनिंग ली है। उसके बाद बाकी आप अपना जो है इसके लेवल अप करते हैं खुद ही प्रैक्टिस कर करके। और ये खैर इसका डिसएडवांटेज है कराची वालों के लिए कि आपको काफी ट्रैवल करके बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि कराची के आसपास आपको मुश्किल से जगहें मिलती हैं फ्लाई करने की। ठीक है, यानी इसमें मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैंने ये प्रैक्टिस कलर करनी है कहार तो की तरफ मुझे जाया जाए। नहीं कलर कहार की तरफ जाया जाए, मुझे बार बार छुट्टी भी तो दी जाए ना, इतनी तो फिर मार्जिन निकाले ना। गलती हो गई तो हमेशा की छुट्टी हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, गलती का चांस कम है वैसे। अच्छा, ये बताइए सना कि कराची से आप जैसे बता रही हैं बार बार आप आई, आपने कलर कहार के इलाके में अपना बनाया, तो ये पूरी टीम आपकी इसी तरह से आती है यहाँ पे आके? और क्या और लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे वो शिरकत करना चाहें तो आप लोगों को ज्वाइन करें, या और भी क्लब्स हैं इस्लामाबाद में हैं जहाँ पे वो आके ज्वाइन करें और वो इस तरह से सीखें इसको, पैराग्लाइडिंग को? देखिए, ट्रेनिंग के हवाले से तो काफी सारे क्लब ऑपरेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, कलर कहार में भी कर रहे हैं, गिलगित में भी कर रहे हैं, चित्राल में भी कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन आप किस एरिया के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, जो आपको क्लोजेस्ट पड़ रहा है आप वहाँ पे जा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा जो इवेंट्स होते हैं वो कई इवेंट्स हुआ करते हैं अब तो साल के अंदर। तो अगर किसी को फॉर लेजर, चले हम तो सोलो फ्लाइट करते हैं, कुछ को होता है कि उनको ट्रेनिंग नहीं लेनी होती, उनको सिर्फ लेजर के लिए एक राइड करनी होती है, तो उसके लिए भी काफी सारे क्लब्स हैं, लोग हैं जो टैंडम फ्लाइट करा रहे हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ आप एक फ्लाइट कर लें अगर आपने पूरी ट्रेनिंग नहीं कर दी, क्योंकि ऑफकोर्स हर किसी का शौक नहीं होता इतना ज्यादा कि वो इतना टाइम निकाले बार बार। लेकिन मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट। अच्छा सना, वैसे तो आप कराची से हैं और कराची से अमूमन ज़्यादा गर्मी होती है। मैं भी जब कराची में था तो जब अपने एरिया की तरफ आता बड़ी सर्दी लगती थी मुझे, वैसे बहुत ठंड ऐसे फील होती थी। तो क्या मौसम कैसा है वहाँ? वैसे अफसोस ठंड ही होगी, लेकिन एंजॉय किया आपने मौसम को वहाँ के? मौसम ठंड बिल्कुल नहीं थी, प्लेजेंट था शाम, गर्मी साथ लेके ठंड तो बिल्कुल नहीं थी। और हम क्योंकि वैसे ही हम तो ओपन में बैठे होते हैं, विंड का वेट कर रहे होते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग में ऊपर नीचे बार बार, तो वैसे ही खुले आसमान के नीचे थे, तो दोपहर सुबह से लेके दोपहर शाम तक तो ठंड तो बिल्कुल हमें नहीं लगी। अच्छा सना, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, जब भी आप कोई एडवेंचर करने का इरादा रखते हैं, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग प्रैक्टिस, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपका बजट होता है, वो बहुत मैटर करता है। सो इस वक्त जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जो इस किस्म के एडवेंचर्स करना चाहते हैं, जो पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि इसका एक्सपेंस कितना है, कितना वो बजट इसके लिए मतलब लाइक मख्तस करें और उसमें वो अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज़रा कॉस्ट के हवाले से बताइएगा। अच्छा, मुख्तलिफ क्लब्स मुख्तलिफ चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग है उसको अराउंड लोग जो क्लब्स हैं वो चार्ज करते हैं 65,000 से लेके 85,000 समथिंग तक पर मंथ। नहीं, ये एक ही बार आपकी ट्रेनिंग होती है, 1-1.5 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको बेसिक्स वो सारा सिखा देते हैं। उसके बाद आपका स्किल लेवल जो अप होता है वो आपकी प्रैक्टिस के साथ बेसिकली होता है।
तो ये आप रखें दिमाग अच्छा, के वैसे अंदर। सना ये आपने आप- बहुत अच्छा किया, रोमा के सवाल के जवाब बड़ी डिटेल में दे दिया, क्योंकि रोमा पहले गुब्बारे फुला फुला के बड़ी कोशिश ने की है, लेकिन मुश्किल से उड़ान इसने भरी है। रोमा खर्च इतना नहीं आता है, मेरे ख्याल में कम ही है, सना ने बता ही दिया। आएगा भी। आप तो ट्राई ये कर हरमीत सकते है हैं। ना हमारे साथ, इतने माशाल्लाह अमीर है, इतना कमाते हैं, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, वैसे भी सना- इनके ताल्लुकात बहुत हैं। हाँ, ये बताइए कि ये तो आपने कह दिया ट्रेनिंग के पैसे इतने लग गए, लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग के लिए आपको सामान चाहिए होगा, तो वो सामान आपका अपना होना चाहिए या ये किराए पे दस्तयाब हो जाता है? सामान जो है आपका अपना ही होना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा, अगर आपके पास पैसे कम है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, सेव अप करना आपको पड़ता है, फिर आप बेशक ले लें। लेकिन बेस्ट ये है कि आप किसी और का ना उड़ाएं, क्योंकि इसके अंदर भी वेट रेंजेस होती हैं। हर किसी की वेट के हिसाब से उसका ग्लाइडर होता है, हर किसी का हार्ट अपने अपने ग्लाइडर के ऊपर सेट हुआ होता है। तो बेस्ट ये होता है कि आप अपना इक्विपमेंट लें और उसी को फ्लाई करें। अच्छा सना, जब भी हम कोई काम करते हैं और बिल्कुल इस तरह से डिफरेंट सा काम, तो उसके लिए हमारी कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन होती है, तो आप किसको देखती रहीं, किस तरह से आपने खुद को मोटिवेट किया कि आप ये जो कारनामा सर अंजाम देंगी? मतलब इट्स डिफिकल्ट टू डू। ऑनेस्टली इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। मैं तो अपने कंप्यूटर पे स्क्रॉल डाउन कर रही थी और मेरे सामने बार आया, तो मैंने ये जरूर सोचा था कि कभी पैराग्लाइडिंग और लेजर करेंगे, कभी कहीं बाहर जाएंगे, तो लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि पैराग्लाइडिंग पायलट खुद बनूंगी। तो इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। आई नेवर प्लान्ड इट, आई नेवर हैड इट इन माइंड, इट जस्ट हैपेंड। चलिए, Thank you. ठीक है। Thank you बहुत very much, जबरदस्त सना। काम। ऐसे हम जितने भी पैराग्लाइडर को देखते हैं, रोमा, आप रहू साहब आपने भी देखा होगा, बड़े स्लिम स्मार्ट से होते हैं। मेरे ख्याल में सना चली गई। अच्छा, बड़े स्लिम स्मार्ट से होते हैं। तो पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास हमारे मेकअप मैन है अमजद भट्ट, उसको बड़ा शौक है पैराग्लाइडिंग का। वो हरमीत- उसको क्या करना होगा? वेट कम करना होगा उसे? अगर तो सना हमारे साथ है तो इसका जवाब दे दें, और अगर नहीं है तो फिर हम आपस में इस पर डिस्कशन करते हैं। आई गेस सना जो है वो इस वक्त हमारे साथ रूह मौजूद साहब से नहीं ही है, जवाब ले लेते बट हैं। मेरे ख्याल में जवाब पहली बात तो ये कि आपको अमजद बट पता नहीं क्यों इतने याद आते हैं। सेकंड थिंग इज कि मेरे ख्याल में इसके लिए वाकई इंसान का ज़रा एक अच्छा हेल्दी जो वेट है वो मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन अ सीरियस नोट अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, इसके लिए प्रैक्टिस, इसके लिए ट्रेनिंग, तो मेरे ख्याल में आपको अपना वेट भी इस हवाले से मेंटेन रखना चाहिए ताकि जो मज़ीद मसाइल आ सकते हैं उनसे आप बच सकें। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त काम है। एडवेंचर के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये एक एक्टिविटी आप इसको हॉबी के तौर पर भी ले सकते हैं। और जिस तरह से सना कह रही थी, मेरा इंटरेस्ट ये था कि मुझे पता लगे इस पर खर्चा कितना आता है। सो जो मुझे समझ आई है कि लाइक 1.5 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए आपको 65 से 80,000 जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर करके आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सो दिस और इज समथिंग इक्विपमेंट के बारे में जैसे उन्होंने कहा, मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी शायद हमारे साथ मीर उस्मान हम कोशिश कर उनसे रहे हैं, हम जो पूछेंगे, नेशनल बिल्कुल। चैंपियन है बेसिकली पैराग्लाइडिंग के, उनसे हम पूछ लेंगे कि इसका इक्विपमेंट कितने का आता है। और जैसे ये हुआ, हर किसी को सना बता रही थी, हर किसी को अपने वेट के मुताबिक इक्विपमेंट खरीदना है। तो वेट के मुताबिक तो मीर उस्मान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मीर उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो, नेशनल चैम्पियनशिप आप जीतते हैं और मतलब आपने अपने नाम किया इसको। ये आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, कितने अरसे से कर रहे हैं, कितने जतन इसमें आपको करने पड़े सीखने के लिए? वैसे बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अपने परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये एजाज़ हासिल करने को दिया, और अपने घर वालों का जिनकी दुआएं थी मेरे साथ। बाकी आप जो पूछ रहे हैं कि मैंने कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने इनिशियल ट्रेनिंग कराची से की थी 2013 में। सब ऑन एंड ऑफ फ्लाइंग होती रहती थी, करते थे। बाकी फिर उसके बाद जब हम ये ऐसे कॉम्पिटिशन्स आए, तो अभी मैंने रिसेंटली इसी साल पार्ट लेना शुरू किया था 2021 में ऐसे कॉम्पिटिशन्स में। फर्स्ट मैंने लिया था 2021 में मार्च में, इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन ली थी। उसके बाद फिर एक हमारा इन लोग का पाकिस्तान हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का एक कैंप लगा था, लर्निंग कैंप मुजफ्फराबाद में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिला। और फिर जब इस कंपटीशन की इन्होंने डेटा अनाउंस की, तो मैंने फौरन से इसमें हिस्सा लिया। और वहाँ जाके मैंने, मतलब कंपटीशन से पहले मैं तकरीबन 28 को हम लोग अपर चित्राल पहुँच गए थे सितंबर पे। वहाँ पे प्रैक्टिस की काफ़ी, और फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि इंशाल्लाह मतलब हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल हुआ कि पहली पोजीशन आ गई इसमें ना।
अच्छा मीर उस्मान, ये बताइएगा, आपसे पहले सना भी पैराग्लाइडर हमारे साथ मौजूद थी। हमारे साथी एंकर हरमीत का उनसे सवाल ये था कि कितना ज़रूरी है अपने वेट को मेंटेन रखना जब आपने अगर पैराग्लाइडिंग में आना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, वेट का कितना अमल दखल है इसकी प्रैक्टिस में, इसकी ट्रेनिंग में? देखिए, इसमें वेट का जो अमल दखल है, इसमें वेट का ऐसे नहीं है, इसमें आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। आपका स्टेमिना, आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको होना जरूरी है। बाकी आपके वेट रेंज के ग्लाइडर्स मिलते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा भी है तब भी आप इसमें आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। इसमें ये है कि हर वेट रेंज का ग्लाइडर होता है आपके पास, क्या होता है, अवेलेबल होता है मार्केट में। बट ये है कि वेट ज्यादा होना वो मेडिकली तौर पर वैसे भी नुकसानदेह है कि आपकी जो बॉडी मास है, इंडेक्स है, उसमें अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप अनफिट हुए उस हिसाब से। और इसके आपके हाइट और बॉडी वेट मैच कर रहा है तो वो तो कोई इतना इशू नहीं है। बाकी वेट रेंज के तो ग्लाइडर्स मौजूद होते हैं अवेलेबल मार्केट में। ठीक जी हरमीत। अच्छा उस्मान बाजी, ये बताइएगा कि उमूमन हम देखते हैं स्पोर्ट्स चाहे जो भी हो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर क्रिकेट की मैं बात करूँ या फुटबॉल की बात करूँ, डेली रूटीन पे उसकी प्रैक्टिस होती है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि इसके प्रैक्टिस के लिए क्या कितने दिनों में आप करते हैं, 1 वीक में कितना टाइम देते हैं या दिन को कितना टाइम देते हैं? दिन को तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 1 वीक में क्या? नहीं, हम लोग कराची में रहने वाले जो हैं, हम लोग के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि मतलब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें टाइम निकाल के जाना पड़ता है। अगर ऐसी हाई फ्लाइंग करने जाना तो इसके लिए हमें पहले से जाना पड़ता है मुजफ्फराबाद वगैरह के 1 वीक पहले जाएं और रोज फ्लाई करें वहाँ पे। बाकी कराची में रहते हुए हम लोग मोस्टली बलूचिस्तान जाते हैं फ्लाई करने के लिए। वहाँ पे कोई इतनी हाई एल्टीट्यूड हिल्स नहीं है, मतलब जो माउंटेन्स हैं 500 फीट अप्रॉक्स 600 फीट अप्रॉक्स मतलब हाइट है जो अपने माउंटेन्स है। तो उसमें हम लोग महीने में 1 या 2 दफा चले जाते हैं जब विंड फेवरेबल हमें मिलती है, तो वहाँ जाके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। बहरहाल जो हर स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा हम टेबल कर सकते हैं। कॉर्नर जितने इंटरनेशनल लेवल पर पैराग्लाइडिंग होती है वो एटलीस्ट महीने में एवरी डे फ्लाइंग करते हैं, जब उनकी स्किल्स लेवल हम लोग से बहुत ऊपर है। अच्छा उस्मान, इस हवाले से भी बताइएगा, मतलब अगर हम ये देखें, एक तो हम इन मुकाबलों के हवाले से और किस तरह से ट्रेनिंग की वो बात कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो इस मतलब पैराग्लाइडिंग में रिस्क क्या क्या होते हैं? मतलब हर चीज़ के रिस्क होते हैं ना, तो इसके रिस्क क्या हैं? इसमें बेशक इसमें भी रिस्क हैं, अनलेस कि आपने अगर प्रॉपरली ट्रेन नहीं है और आपने वेदर और हर चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया हुआ, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई है, तो इसमें भी मतलब रिस्क है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिस्क फ्री स्पोर्ट है ये वाला, बट इतना ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है कि आपकी क्या बोलते हैं ज़्यादा इंजरी या ज़्यादा कोई खतरनाक एक्सीडेंट वगैरह हो इसके अंदर। सेफेस्ट स्पोर्ट्स है ये पैराग्लाइडिंग भी, बट वही बात है कि स्पोर्ट्स है, आप क्या बोलते हैं अगर हर चीज़ प्रिकॉशन SOPs को फॉलो ना करें तो इसमें होती हैं इंजरीज भी होती हैं, खतरनाक एक्सीडेंट भी होते हैं। हमारी अगर किट प्रॉपर ना हो, रिजर्व शूट ना हो, तो वो तो फिर आप समझने के अपनी लाइफ के साथ खुद आप खेल रहे हैं। ठीक है उस्मान, इस हवाले से भी बताएं कि मतलब पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में इस हवाले से पैराग्लाइडिंग करने के लिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जहां पर जगहें कौन कौन सी हैं जहां पर हम जाकर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं? देखिए, जगहें तो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारा जो मुल्क है इसको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत जगहें अता की हैं, जहाँ पे फॉरनर्स आके हाई एल्टीट्यूड अपने रिकॉर्ड्स बना के गए हैं और यहाँ पे फ्लाइंग के लिए मतलब बेशुमार जगह हैं। सबसे करीब तो हमारे पास मुजफ्फराबाद पीर तनासी कश्मीर में जो प्लेस है वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त है कि वहाँ पे आप सीखते भी हैं, हाई एल्टीट्यूड है, अच्छी फ्लाइंग होती है, क्रॉस कंट्री वगैरह के लिए बेहतरीन जगह है। बाकी जो ये हम लोग जो अपर चित्राल गए थे इस दफ़ा, ये फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ इस जगह पर फ्लाई करने के लिए अपर चित्राल में। यहाँ पे फॉरनर्स काफ़ी फ्लाई करके गए और ये जो जगह ये समझने के पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और बेस्ट जगह है ये वाली। तो अपना स्किल बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है अपर चित्राल पूरी। जी उस्मान, ये बताइए इंटरनेशनल मुकाबले भी होते होंगे, तो कोई मुस्तकबिल में ऐसा इरादा हो आपका इंटरनेशनल मुकाबलों में कोई हिस्सा लेने का? वहाँ की कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो बताएं आप हमारे देखने वालों को जो बहुत इंटरेस्टिंग है? देखिए, इंटरनेशनली मुकाबले होते हैं और इंटरनेशनली हो भी रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में जगह जगह हैं, बहुत सारी जगह ऐसी नहीं है कि बहुत कम जगह हैं। स्विट्जरलैंड हो गया, यूरोप हो गया और नेपाल में है, बहुत सारी जगह हैं, लिमिटेड जगह हैं जहाँ पे इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं। बट हमारी जो स्किल लेवल है अभी हम अपने आप को इस लेवल पर कंपेयर नहीं कर सकते कि हम इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर सकें। इसके लिए हमारा स्किल मतलब माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत स्किलफुल पायलट्स हैं, बट हमें बहुत प्रैक्टिस की उसकी ज़रूरत है। ये है कि इंशाल्लाह देखें अभी जैसे ये कंपटीशन जैसे हो रहे हैं, ऐसे हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में और पाकिस्तान में हो और स्किल लर्निंग कैंप्स हो, ताकि हम लोग अपने स्किल को इम्प्रूव करें और हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। हम बेशक चाहते हैं कि अच्छा उस्मान, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा इस बात का, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग के लिए भी कुछ अमाउंट रिक्वायर है, जब आप
फुल ट्रेनिंग कर लेते हैं और मुकाबलों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, इससे कोई इस ट्रेनिंग के बाद आप इस एडवेंचर में से किसी किस्म का कोई अर्निंग एस्पेक्ट जो है वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसमें मतलब इसमें एक होती है टैंडम फ्लाइट में जिसमें आप जॉय राइड दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास मकाम है पीर सनासी का या पर चित्राल, यहाँ पर ना टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त है कि टूरिस्ट वगैरह आए तो उनको हम जॉय राइड के तौर पर टैंडम फ्लाइट होती है, इसमें पायलट फ्लाई कर रहा होता है और आप आगे बैठे हुए से राइड एंजॉय करते हैं। तो अर्निंग एक्सपेक्ट से ये बेहतरीन चीज है और हमारे पास जो मकाम है टूरिज्म के हिसाब से। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। मैं ख्याल में ब्रेक यहाँ पे ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, यंग डॉक्टर्स इस वक्त फिर सरापा एहतजाज है। हम देखते हैं कि अक्सर हर कुछ अरसे के बाद ये सड़कों पर होते हैं अपने मुतालिबात लेकर। अब की बार इनके क्या मुतालिबात हैं? कहा तो ये जा रहा है कि तनख्वाहों और मराठ में इजाफा किया जाए, मगर इसके अलावा दीगर क्या मुतालिबात हैं इस पर हम तफसीलन जानेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, इनके काफिले इस्लामाबाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने पहुँच चुके हैं। वहाँ पर सरापा एहतजाज है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के उहदेदारान के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। मुतालिबात क्या है इस वक्त? यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन YDA के प्रेसिडेंट सलमान हबीब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, थैंक यू सो मच। सलमान, अब की बार आप क्या मुतालिबात लेकर सड़कों पर आए हैं? देखिए, आपने बता दिया है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में यंग डॉक्टर्स जो हैं, तलबा हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के तहत जो एक कानून साजी करके एक हमारे बेहतरीन अदारे को तबाह बर्बाद कर दिया है। इम्तिहानात का बोझ जहाँ एक तरफ बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल डॉक्टर्स को हटा के, इलेक्टेड बॉडीज को हटा के इमरान खान ने अपने डमीज और पॉलिटिकल वर्कर्स और लॉयर्स को इस इतने मुकद्दस अदारे का जो है हेड बना दिया है, जिसके बायस इस वक्त आप देख रहे हैं कि रावलपिंडी से रहीम यार खान तक और कराची से कश्मीर तक हर जगह परेशानी है, क्यास है। और सिंध गवर्नमेंट के तिब्बी शोबे ने इससे PMDC से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान भर का जो मेडिकल का म्यार है वो बुरी तरह कोलैप्स हो गया है, सिस्टम गिर चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जो वकील के जेरे इंतजाम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को हमारे ऊपर मुसल्लत करने की भरपूर कोशिश की जा रही है जबरी तरीके से। तो आज NLE का जो एक इन्होंने इम्तिहान रखा है, MD कैट में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो इन्होंने एक प्राइवेट कंपनियों को ठेके देके उनसे इम्तिहानात करवा रहे हैं और उनमें करप्शन की एक बड़ी दास्तानें सामने आ चुकी हैं। तो उसके बायस आज एक बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स, फीमेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट्स हैं। सलमान, आप लोग हमेशा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा सर उठा देते हैं और फिर स्ट्राइक हो जाती है। हमेशा हम यही देख रहे हैं, लेकिन टिकना बड़ा कम हमने देखा है कि बड़े टिके बड़े कम है अपनी जगह पे। इस बार क्या ख्याल है कि जो मुख्तलिफ शहरों से डॉक्टर्स आ रहे हैं तो धरना देने का इरादा है डी चौक में? देखिए, ये कोई 3 माह बाद सर नहीं उठाते। ये जब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात उठाई है, मरीजों की उठाई है, हमने जब भी बात की है तो मुफ्त अद्वियात की है। सर, मैं तो ये बड़ा एक प्रेजुडिस किस्म का बयान दिया है आपने कि जी 3 माह बाद सर उठा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने जायज मुतालबात लेकर आते हैं, पर आते रहेंगे और इंशाल्लाह मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सलमान भाई, क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ से, तो उम्मीद यही मैं सलमान साथ ही रहिएगा, निकल आते हैं घंटा 2 उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। यही कह रहा हूँ कि इस बार क्या मुस्तकिल मिजाजी होगी? क्या डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स जो है वो हुकूमत के साथ ही हमें उनकी जो बयानियाँ है वो नजर आता है, कुछ लोग अपोजिशन में आ जाते हैं। तो इस बार क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। सवाल ये है, देखिए, ये इस वक्त जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है इंतहाई हठधर्म है। इस तरह की हुकूमत माजी में नहीं की गई। तो अब हम डॉक्टर्स हैं, मेडिकल तलबा हैं, हम कोई लंबे धरने दे नहीं सकते, हम कोई बिजली का मीटर तो जला नहीं सकते, हम सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते, हम ना गाड़ियां तो नहीं तोड़ सकते। हम तो एक पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, हम करते रहेंगे, बार बार करेंगे, आवाम को यकीन दहानी कराते रहेंगे, मीडिया को यकीन दहानी कराते रहेंगे। अब जिस तरह की गवर्नमेंट नाफिज है वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। अच्छा सलमान, यहाँ पर ये बताइएगा, जिस NLE एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, NLE एग्जाम की, उस पर आपके काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं, समझना चाहूंगी ये NLE एग्जाम है क्या, किस मकसद के लिए होते हैं, थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के नाम से इन्होंने एक नया इम्तिहान इंट्रोड्यूस कराया है मेडिकल का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऑलरेडी आप देखेंगे कि ना सिर्फ खित्ते के बल्कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा था।
पाकिस्तान के डॉक्टर अमेरिका में मशहूर ये जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं इनमें यूरोप में हर जगह काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के डॉक्टर बड़े प्रेफर डॉक्टर्स हैं। लेकिन इन्होंने एक नया इम्तिहान जिसकी इन्होंने फीस 12,000 रुपया रख दी और इन्होंने रातों रात करोड़ों रुपया अरबों रुपया उसे कमा लिया, फिर उन्होंने इसका ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया। हमारे ऑलरेडी जो इम्तिहानात का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, या तो आप अमेरिका का निज़ाम ले आए या पाकिस्तान का रख लें। अब ये अली रजा जो वकील हैं जिनको मेडिकल एजुकेशन की ABC नहीं पता, इन्होंने आधा निज़ाम अमेरिका का कर दिया, आधा पाकिस्तान का कर दिया। अच्छा सलमान ये बताओ सलमान के कोयटा में कहा जा रहा है बलूचिस्तान में OPDs बंद है 5 दिनों से, तो आप लोग एक पेज में उनके मुतालबात क्या हैं? क्या उनके भी यही मुतालबात हैं जो आपके हैं? बिल्कुल, ये इमरान खान साहब लेकिन अब वहाँ पे आप सिर्फ अदारे तबाह बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन के लिए उनको भी तबाह बर्बादी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो पेशावर में कोयटा में और पूरे बलूचिस्तान में, कोयटा में बलूचिस्तान में MTI कानून के तहत जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसके खिलाफ OPDs बंद हैं, एहतजाज हो रहे हैं और हम उसको ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि जो निजकारी का निज़ाम ला के गरीब मरीजों से अद्वियात छीनने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ इंशाल्लाह हम वाइडी बलूचिस्तान। सलमान देखें, एक बात सुने, ठीक है आपके मुतालिबात, आपके रिजर्वेशंस वो अपनी जगह मौजूद हैं, हुकूमत को यकीनी तौर पर इस पर सुनवाई करनी चाहिए, हम भी आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। बट द पॉइंट इज कि हमने अक्सर देखा है जब भी यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज होते हैं, OPDs बंद कर दी जाती हैं, इलाज मुआवजा बंद कर दिया जाता है मरीजों के। मतलब आप लोग एक मसीहा की हैसियत रखते हैं, तो ये क्या तरीका हुआ कि मतलब लोगों का इलाज ना किया जाए और अपने मुतालिबात के OPDs को बंद किए बगैर कोई चारा नहीं है? मतलब OPDs को बंद करेंगे? मैं आपको बता दूं, मरीजों का ठेका बंद नहीं होता, OPD की हमेशा ये अलामती बंद हो जाती हैं क्योंकि इमरजेंसी के बाहर भी OPDs के काउंटर लगे होते हैं हमेशा और वहाँ पे मरीजों का मुआयना जारी रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हुकूमती हटदर्मी है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी आपके टाइम के लिए। OPDs को बंद करना कोई तरीक़ेकार नहीं है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुकूमत से इनकी लड़ाई 100 सही, लाख सही, लेकिन मेरा मतलब है कि एहतजाज के बेहतर तरीके होने चाहिए। ये ठीक है, ये NL जो इम्तहानात हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इम्तहान अभी ले लें, लेकिन मरीजों की बात ज़रूर होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।